स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज हमारा जो पार्ट 9 वीडियो है उसमें मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, उस पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पहले ही मैंने बना दिया है ताकि कम समय लगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये कहाँ होता है। क्योंकि हम कोशिका का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये कोई एक पादप कोशिका है जिसको आप प्लांट सेल कहते हो, है ना। अब इसके अंदर की बात करेंगे, अंदर जो इसके कोशिकांग होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डायग्राम में भी बनाया था, इस तरह की संरचना होती है। अब मैं इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के संबंध में बात करें तो कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, जैसे कि कोलिकर है, अल्टमान है, ठीक है, बेंडा है। बहुत सारे साइंटिस्टों का इसकी खोज में योगदान रहा है। अगर हम मुख्य की बात करें तो चूंकि इसमें श्वसन संबंधित प्रक्रिया होती है, मतलब इसमें ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो हमारी जो श्वास से जुड़ा हुआ होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम की वजह से इसको बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट किसने कहा? इसको अल्टमान ने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो है श्वसन प्रक्रिया होती है, मतलब ऊर्जा जो घर होता है, ऊर्जा ग्रह होता है, पावर हाउस कह सकते हो आप इसको। तो उसका यहाँ पर क्या है, कोशिका के अंदर विशेष योगदान है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी कारण बायोप्लास्ट कहा अल्टमान ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे होंगे, बहुत ही साधारण इसकी संरचना। इसमें आपने सिंपल सा लिख देना है कि जो इसकी आकृति है वो एक जूते की तरह की होती है। जिस आकार में एक जूता होता है, एक चप्पल होती है, उसी आकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग मोटाई से थोड़ा ज्यादा होती है, और इसकी लंबाई लगभग 2 से 5 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है, ये वाली। और अगर हम मोटाई की बात करें तो मोटाई थोड़ी कम होती है, 0.5 से 2 माइक्रोन तक। 2 माइक्रोन तक इसकी मोटाई होती है, मोटाई, और ये इसकी लंबाई होती है। ठीक है ना। अगर हम इसमें जो है कलाओं की बात करें, यानी कि जो इसकी झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों की बात करें, जो इसके आप अंदर स्पेस देख रहे हो, ये वाला स्पेस, इसकी बात करेंगे तो इनका जो स्पेस होता है लगभग 60 एंगस्ट्रॉम इनका स्पेस होता है। जो रिक्त स्थान आप देख रहे हो, ये वाला, ये लगभग 60 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक है, मतलब एवरेज लिया है यहाँ पर। ठीक है, फिक्स नहीं होता। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसकी संरचना के अंदर की बात करेंगे। आप देख रहे होंगे यहां जो है इस तरह के ये क्या है, ऑक्सीसोम है। ये वाले जो पार्ट है ये क्या है, ऑक्सीसोम। ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑक्सीसोम के ऊपर भी छोटे छोटे राइबोसोम ऐसे, ये वाले जो आप देख रहे हो ब्लैक राइबोसोम ऐसे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये वही राइबोसोम है जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी लगाए थे, ये वही है, और इनका कार्य भी वही होता है। ठीक है ना। ये राइबोसोम इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिका में यहाँ ऑक्सीसोम के ऊपर ऐसे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, हम इनको एफ कण भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जो द्रव भरा हुआ होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, तरल द्रव्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आप कहीं दिमाग में नोट कर लीजिए, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जो बाहरी झिल्ली होती है उसको हम
बाह्य झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हो, और जो अंदर वाली झिल्ली होती है इसको हम इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली कह सकते हो। इनर मेम्ब्रेन आप इसको कह सकते हो, अंदर वाली झिल्ली आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी इसकी संरचना। विद्यार्थियों अगर हम इसकी अंदर की बात करें यानी कि इसमें जो होता है इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन का लगभग 70% भाग होता है। प्रोटीन का 70% भाग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और फास्फोलिपिड 25% इसके अंदर आते हैं। फास्फोलिपिड जो है वो इसके अंदर 25% तक आते हैं। और प्यारे बच्चों इसके अंदर आरएनए भी होता है यानी कि राइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर कितना होता है, लगभग 0.5% के आसपास इसके अंदर आरएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए भी इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम, प्रोटीन और जो कुछ संदेशवाहक जैसे कि एमआरएनए मैसेंजर का कार्य करते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तो थी इसकी सिंपलिसी संरचना, और इसके अंदर जो जो होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात करेंगे इसकी कार्य की। विद्यार्थियों यहाँ पर इसके जो फंक्शन होते हैं, इसके जो कार्य होते हैं, इसके कार्य की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोशिका को ऊर्जागृह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जागृह कहते हैं, किसका, कोशिका का। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, आप वहां पर ये लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अहम बात है ये, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए अलग से भी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ राइबोसोम भी है, तो राइबोसोम अपना कार्य वही करेंगे जो बाकी हर जगह करते हैं, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण भी यहाँ पर होगा। ठीक है, एक बात और है महत्वपूर्ण कि इसको हम अर्ध स्वतंत्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध स्वतंत्र कोशिका क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। ठीक है, मतलब यहाँ जो जेनेटिक्स लक्षण होते हैं वो इसके अंदर भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी कारण ये क्या है, एक अर्ध कोशिकांग है, एक आधा कोशिकांग है, क्योंकि इसके अंदर जो है अपना खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है 70% प्रोटीन इसके अंदर होता है। इसी कारण आप इसको क्या कह सकते हो, अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ की जो ऊर्जा है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में, ठीक है, कोशिका के अंदर संचित की जाती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहां पर जो ऊर्जा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में कोशिका में संचित कर ली जाती है, मतलब कोशिका में इसका सिंथेसिस किया जाता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, आरएनए, डीएनए, एटीपी, एनएडीपी में इनकी सभी की जो है फुल फॉर्म आपको वहां पर नोट करा दूंगा। तो इसके रूप में यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है, और ये सारी की सारी जो ऊर्जा है एटीपी, ये हमारी कोशिका में संचित की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और है नोट करने वाली, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, मतलब वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। ठीक है, ये बात भी आप कहीं लिख लीजिए, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। हालांकि पादप और जो पादप है और एनिमल है, मतलब जंतु कोशिका है, दोनों तरह की कोशिकाओं में ये होती है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की बात करें तो ये केवल यूकेरियोटिक में ही पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपकी संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।